आचार्य चाणक्य की संपूर्ण कहानी पार्ट 7। घोर अपमान। चंद्रगुप्त ने अतिथिशाला में चाणक्य को ऊंचे आसन पर बैठाया तथा स्वयं उनके लिए भोजन परोसा। इसके पश्चात वह आग्रह करके चाणक्य को खिलाने लगा। चाणक्य प्रेमपूर्वक भोजन करने लगे, परंतु अभी वह आधा भोजन भी नहीं कर पाए थे कि नंदराज अपने भाइयों सहित वहां आ पहुंचा। एक काले कलूटे व धनंजय ब्राह्मण को ऊंचे आसन पर भोजन करते देख वह क्रोध से भर गया। क्यों रे नंगे, वो चीखकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो ऊंचे आसन पर बैठकर भोजन करे? चल उठ, भिखारी कहीं का। चाणक्य ने नंदराज के शब्दों को अनसुना कर दिया। इससे नंदराज व उसके भाइयों का क्रोध भड़क उठा। वे सभी चाणक्य पर टूट पड़े। उन्होंने चाणक्य के सामने रखा भोजन दूर फेंक दिया तथा उन्हें मारने पीटने लगे। अंत में उन्होंने चाणक्य को अपमानित करके अतिथिशाला से बाहर धकेल दिया। संकल्प। इस सारे घटनाक्रम में चाणक्य की चोटी की गांठ खुल गई। तब चाणक्य क्रोध में आकर बोले, अरे दुष्टों, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश न कर लूंगा तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। इसके बाद चाणक्य एक क्षण भी वहां न रुके। वे तेजी से चलते हुए महल से दूर होते चले गए। तभी चंद्रगुप्त दौड़कर उनके निकट पहुंचा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दे ब्राह्मण देवता। मैं आपको अपमानित होने से नहीं बचा पाया। यदि मैं सक्षम होता और मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं उन दुष्टों के टुकड़े टुकड़े कर डालता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उठाया तथा अपनी छाती से लगाकर बोले, जो कुछ हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तू क्यों दुखी होता है? तू क्यों रोता है? ये सब मेरे ही कारण हुआ है। चंद्रगुप्त रोते हुए बोला, मैं ही आपको अतिथिशाला में लेकर गया था। तू कोई मेरा अपमान कराने के लिए वहां थोड़े ही लेकर गया था। चाणक्य उसके आंसू पोंछते हुए बोले, तू तो सम्मानपूर्वक मुझे भोजन कराने ले गया था। मेरा अपमान हुआ, इसमें तेरा दोष तो नहीं है। परंतु चंद्रगुप्त फिर भी चुप न हुआ। वो लगातार रोता ही रहा। तू चुप हो जा। चाणक्य बोले, तेरा जन्म इस प्रकार रोने के लिए नहीं हुआ। इस तरह रोएगा तो राजा कैसे बनेगा? तब चंद्रगुप्त रोना भूलकर चाणक्य की ओर देखने लगा। अच्छा बता। चाणक्य बोले, तूने कभी विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम सुना है? उन्हें कौन नहीं जानता? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, तक्षशिला में वे बहुत बड़े आचार्य हैं। वहां स्थान स्थान से राजपुत्र आकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, वात्स्यायन व द्रुमिल इत्यादि उनके कई नाम हैं। वे राजकुमारों को हर प्रकार की शिक्षा देते हैं। तुझे किसने बताया? मेरे पिताजी ने। वे कहा करते थे कि चाणक्य दिव्य पुरुष है। उनके संपर्क में आने से पत्थर भी हीरा बन जाता है। यदि वे चाहे तो पूरे संसार पर राज्य कर सकते हैं, परंतु वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण स्वयं कभी राजा नहीं बनते। वे दूसरों को राजा बनाते हैं और स्वयं उनके मार्गदर्शक बनते हैं। परंतु आप उनके विषय में क्यों पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवता? क्योंकि मैं चाहता हूं कि चाणक्य तुझे अपनी शरण में ले ले। तू पत्थर नहीं, हीरा है। केवल तुझे तराशने की आवश्यकता है। परंतु मैं उन तक कैसे पहुंच सकूंगा? मेरे बच्चे। चाणक्य बोले, तू उस तक पहुंच चुका है। इस समय तू उसी विष्णुगुप्त चाणक्य की छाती से लिपटा हुआ है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से उछल पड़ा। अगले ही पल वह तेजी से चाणक्य से दूर हो गया तथा उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। सहसा उसे अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? कहीं मेरे कान धोखा तो नहीं खा रहे? नहीं मेरे बच्चे। चाणक्य बोले, न तो तू स्वप्न देख रहा है और न ही तेरे कान धोखा खा रहे हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य के चरणों से जा लिपटा और बोला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दर्शन हुए, आपका प्रेम और आशीर्वाद मिला। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। भूल जा अपने बुरे दिनों को। चाणक्य बोले, आज से ही स्वयं को भारत का चक्रवर्ती सम्राट समझना शुरू कर दे। मेरे सपने को तू पूरा करेगा। नंद भाइयों का नाश करके तू मेरे अपमान का बदला लेगा। मैं तुझे इसके लिए तैयार करूंगा। चाणक्य के जीवन का नया अध्याय आरंभ। चंद्रगुप्त को लेकर चाणक्य तक्षशिला आ गए। वे अन्य राजपुत्रों के साथ साथ उसे भी हर प्रकार की शिक्षा देने लगे। तक्षशिला का विश्वविद्यालय एक विशाल भवन में स्थित था।
उसके उत्तर भाग में पर्वत श्रृंखलाएं थी, समीप ही शीतल जल वाली नदी बह रही थी। विशाल चिनार के वृक्ष उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। सारा वातावरण मनोहारी था। धीरे धीरे चंद्रगुप्त प्रत्येक विद्या में पारंगत हो गया। चाणक्य ने यह पूरा प्रयास किया कि वह किसी राजकुमार से कम न रहे। उन्होंने उसे युद्धशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, धर्म व नीतियों की भरपूर शिक्षा दी। साथ ही उसके हृदय में देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भर दी। देश को बचाना है। गुरु और शिष्य तेजी से मगध की ओर बढ़े जा रहे थे। मार्ग में चलते चलते वे भविष्य की योजनाओं पर भी विचार कर रहे थे। सिकंदर पर काबू पाने का एक ही उपाय है। चाणक्य ने कहा, किसी भी प्रकार सभी राजाओं को एकत्रित करना होगा। उन्हें संगठित करना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि यदि वे एक दूसरे से लड़ते रहे तो उनका पतन हो जाएगा और पूरे भारतवर्ष पर यवनों का राज्य हो जाएगा। परंतु गुरुदेव, चंद्रगुप्त बोला, ये बहुत ही कठिन कार्य है, लगभग असंभव जैसा। हमें इस असंभव को संभव बनाना है। चाणक्य कहने लगे, सभी राजाओं को एक ही झंडे के नीचे लाना है और वह झंडा होगा चंद्रगुप्त का। मुझे स्वयं से अधिक अपने गुरुदेव पर विश्वास है। चंद्रगुप्त ने कहा, मैं जानता हूं कि आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु इस समय हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता मगध की ओर तो नहीं जाता। तुम ठीक कह रहे हो। इस समय हम पर्वतेश्वर से मिलने जा रहे हैं। पर्वत राज्य अधिपति से। हाँ, वो एक ऐसा राजा है जो महाराज नंदराज का प्रबल विरोधी है, जो मगध पर अपना राज्य चाहता है। तुम तो जानते ही हो कि शत्रु का शत्रु एक प्रकार से मित्र ही होता है। परंतु उससे अभी आप क्या सहायता मांगेंगे? यदि उसने हमें सैन्य सहायता दे दी तो हम मगध को जीत सकता है। परंतु कैसे? चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा। साफ सी बात है, मगध के बहुत से सैनिक तुम्हारे पिता की हत्या का प्रतिशोध नंद भाइयों से लेना चाहते हैं। हम उन्हें सरलता से अपनी ओर कर सकते हैं। अब यदि पर्वत राज्य की सेना हमारे साथ और मिल जाए तो क्या जीत में संदेह रह जाएगा? परंतु क्या पर्वतेश्वर हमें सैन्य सहायता दे देगा? हमारा काम है प्रयास करना। हम अपने प्रयास से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हारना या जीतना बाद की बात है, चाणक्य ने कहा।